है। पोलिंग पार्टी रवाना करते समय वन विभाग का कर्मचारी बेहोश होकर गिर गया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने एम्बुलेंस की सहायता से कार्मिक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सादुलपुर चुनाव ड्यूटी के लिए आए थे, तो आज मतदान कर्मी की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत की खबर निकलकर सामने आई है। सीपीआर देने की कोशिश की गई सहकर्मियों के द्वारा, लेकिन जान नहीं बच सकी। अचानक हार्ट अटैक मौत की खबर बनी है। आपको बता दें कि साथियों ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं बच सकी। दरअसल आज आपको बता दें कि सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और उसी दौरान की ये घटना है। बीजेपी का फिर एक बार कुनबा बढ़ा है। प्रहलाद नारायण बैरवा बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में निवाई से आरएलपी प्रत्याशी हैं बैरवा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी को फायदा होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होंगे। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि प्रहलाद नारायण बैरवा बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के एक बार फिर से कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आरएलपी से आपको बता दें और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। 26 अप्रैल को वहां पर दूसरे फेज में मतदान है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में वो ज्वाइनिंग करेंगे। निवाई से आरएलपी प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव में और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रहने वाला है। प्रहलाद के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, खासकर क्योंकि अगले फेज में जो है 26 अप्रैल को टोंक में दूसरे चरण में मतदान है और वहां पर आरएलपी का अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में अब दौसा जिले की लालसोट पुलिस ने है विश्व धरोहर दिवस के मौके पर देखिए कैसे लाल फीताशाही के चलते प्रोजेक्ट आधे अधूरे हैं और देशी विदेशी आने वाले सैलानियों को यहां आकर निराशा ही होती है। जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित ताल कटोरा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनी। इसके तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहां 13 करोड़ रुपए खर्च कर इसके स्वरूप को लौटाया। काम होने के बाद ताल कटोरा झील में नौकायान का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। दावे तो यहाँ तक किए गए कि गोवा की तर्ज पर यहाँ क्रूज या फिर कश्मीर की डल झील की तरह यहाँ शिकारे चलाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विदेशी पावड़े भी यहाँ खींचे चले आएंगे। झील में पीपीपी मोड पर नाव चलाने के लिए स्मार्ट सिटी ने करार भी किया, लेकिन स्मार्ट सिटी और निगम हेरिटेज का ये प्रोजेक्ट लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई काम शुरू नहीं होने से प्लान अभी धरा का धरा रह गया। लोगों की मांग है कि निगम हेरिटेज के आधे अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करे। पिछली कांग्रेस सरकार के मंत्री ने जहां पे उसको साफ करवा के और इसके तल के अंदर 1 रुपए का सिक्का दिखने की बात कही थी, वही सरकार अब कुछ भी नहीं कर पाई। अब हम नगर निगम तथा पर्यटन विभाग से ऐसी आशा करते हैं कि ताल कटोरा का पुराना वैभव वापस लौटाकर और इसके अंदर बोटिंग करवाकर अपने जयपुर शहर वासियों को इसका नया स्वरूप वापस लौटाने की कृपा करेंगे। लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट इसको लेकर के अभी तक नहीं किया गया है और अभी जो ताल कटोरे की स्थिति है वो बहुत गंदी है, बहुत भद्दी है। वहां पर्यटक जा नहीं सकता है, बहुत स्मेल मारती है। मतलब इनका सारा प्रोजेक्ट जो भी है इन्होंने इसको जीरो पर रखा है। वहीं हेरिटेज निगम के अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए काम जल्द ही पूरे किए जाएंगे।
और ताल कटोरा में नौकायन और जो फाउंटेन वाला काम भी है उसको भी हाथ में लेकर वहाँ फाउंटेन स्टार्ट करने के लिए केवल बिजली का कनेक्शन बाकी है, जिसपे शीघ्र काम करने वाले हैं। सफाई अभी वहाँ चली रही है, उसके बाद में नौकायन। स्थानीय निवासियों की माने तो आज की तारीख में कोई भी सरकार या वास्तुकार शहर में कहीं भी दोबारा ऐसी झील नहीं बना सकती। पूर्व शासकों ने इस खूबसूरत झील को बनाकर उस समय जल स्रोत की एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका प्रबंधन विफल रहा। फिलहाल सिटी के हेरिटेज के इस नायाब जगह को दोबारा नौकायन के साथ ही इसके वैभव में लाने की कवायद होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों के वीकेंड और पर्यटकों के लिए एक डेस्टिनेशन विकसित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह इजराइल के 14 सैनिकों को घायल करने में कामयाब रहा तो इसका मतलब यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ईरान के हमले से भी हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास बढ़ गया है और नेतन्याहू भी वॉर कैबिनेट के अंदर ईरान से बदला लेने की कस्में खा रही हैं। बिल्कुल साफ है कि ईरान इजराइल युद्ध टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से 100% कंफर्म हो गया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इजराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि ईरान पर पलटवार भयानक होगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इकट्ठा होना होगा। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इजराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इजराइल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। दूसरी तरफ इजराइल पर 3 तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इजराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इजराइल ने सिर्फ एक गोले में 5000 लोगों को मार डाला है। यह हमला गजा सिटी के अल-बस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इजराइल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इजराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इजराइल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इजराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इजराइल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरज़ोग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। The situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है, इजराइल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इजराइल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इजराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इजराइल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इजराइल को दहला दिया जाएगा। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजराइल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है। लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया। इस बार ईरान ने सीक्रेट तरीके से एक बैरक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है।
जबकि पिछले साल ईरान की सेना ने आयतुल्लाह रोहिल्ला खामेनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था। हालांकि ईरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इजराइल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी। अगर کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید। ईरान को पता है कि इजराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौंका सकता है, इसीलिए ईरान ने अपने युद्धपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। ईरान की नौसेना अपने व्यापारिक जहाजों को बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही है। ईरान का युद्धपोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इजराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते की तलाश में लगा हुआ है। इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वेस्ट एशिया के बाकी इस्लामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीति पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत जरूर की है, लेकिन फिर भी ये गठबंधन इजराइल के गठबंधन के सामने बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ खुलकर खड़ा है, बल्कि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का पूरा साजो सामान इजराइल की सुरक्षा में तैनात है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के पास ईरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इजराइल पर टेस्ट फायर किए गए। इजराइल पर 6 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इजराइल की धरती पर गिरने से पहले ही मार दिया। दूसरी तरफ इजराइल बेखौफ होकर गजा पट्टी में लगातार कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किए और इनमें 56 लोगों को मार दिया है। इजराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अप्रैल को कैदी दिवस मना रहा है। इस वक्त भी इजराइल की जेलों में 9,500 फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच 349 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों पर हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का झंडा फहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्थापित लोगों की मौत हुई। चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जारी किया है। इस फैसले से पीओके पर पाकिस्तान की पकड़ भी ढीली पड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में पत्ता कट गया जो जनरल आसिम मुनीर के रास्ते में रोड़ा बनता। जो जनरल आसिम मुनीर के सामने रुकावट बनता, उसका पत्ता पाकिस्तान की फौज ने काट दिया। पत्ता कैसे कटा, रास्ते से कैसे हटाया, पाकिस्तान के सबसे खास लेफ्टिनेंट से इस्तीफा क्यों लिया गया, इस बात से रावलपिंडी हेडक्वार्टर से लेकर पाकिस्तान की मंगला स्ट्राइक कोर तक जलजला ला दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज के एक सीनियर कमांडर, जिस पर कश्मीर के लिए बनी खास स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी थी, उससे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है। इस जनरल की पूरी कहानी देखिए। नाम लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर। काम कश्मीर के खिलाफ तैनात मंगला स्ट्राइक कोर की कमांड। कार्रवाई
फौज ने इस्तीफा लिया। आरोप, लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर ने अपनी ही सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर से इस्तीफा नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इस तथाकथित टिप्पणी के लिए सजा मिली जो उन्होंने 5 मार्च 2024 को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सेना के खिलाफ की थी। मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। कांटा फौज को नहीं, फौज के सबसे बड़े कमांडर जनरल आसिम मुनीर को लगा है। कांटा करियर का है, कांटा नाक का है। यही पाकिस्तान की फौज का रूल करने का तरीका है। जनरल आसिम मुनीर ने पहले अपने रास्ते से इमरान खान की बढ़ती ताकत देखी, फिर इमरान को जेल पहुंचाकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। अब जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सबसे खास मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को अपने रास्ते से हटा दिया। सेना के रहमो करम पर पलने वाली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर दबा दी है, लेकिन पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकार या फिर यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर के इस्तीफे की असली वजह जनरल आसिम मुनीर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक स्वतंत्र पत्रकार शाहीन सहबाई ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि वो इमरान खान के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेदों का सेना पर असर न पड़ने दे। वो उनके खिलाफ खड़े हुए और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो अकेले थे। अगर कुछ अन्य लोग या कहें कि बड़े अफसर उनके साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाते तो शायद जनरल आसिम मुनीर का ही सेना में तख्ता पलट कर दिया जाता। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर ने पाकिस्तानी सेना पर चुनाव में धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर 2025 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बनने वाले थे। मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर 2027 में रिटायर होते और मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अपने तय वक्त पर रिटायर होने पर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को 2025 में सेना अध्यक्ष के पद पर मौका मिलता। माना जा रहा है कि जनरल मुनीर की डबल टर्म वाली ख्वाहिश बरकरार रहे, इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को फंसाने के लिए जाल बुना जाने लगा। और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव पर टिप्पणी की तो रावलपिंडी हेडक्वार्टर को मौका मिल गया और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सफदर पाकिस्तानी सेना के दूसरे कोर कमांडर हैं जिन्हें पिछले 1 साल के दौरान जबरदस्ती हटाया गया है। इससे पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में फ्लैग स्टाफ हाउस में तोड़फोड़ की थी, तब लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी को हटा दिया गया था। वो लाहौर में 4थी कोर के कमांडर थे। यानी जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल के अंदर 2 पत्ते साफ कर दिए। पहला पत्ता लाहौर में 4थी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी और दूसरा पत्ता मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर। एक तरह से आसिम मुनीर ने दोनों सीनियर जनरलों को अपने रास्ते से हटा दिया। बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सफदर ने पेशी के बजाय 2 अप्रैल को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए हैं और अब जाकर उनके इस्तीफे या कहें कि बर्खास्तगी की खबर उछली है।